की एकादशी तिथि कामदा एकादशी रहेगी। सुबह 8:45 से ये तिथि शुरू होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 28 मार्च को उत्तर प्रदेश राज्य का दौरा करेंगे और यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। और इस एयरपोर्ट के संचालन के चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी की मांग, कीमतें भी बढ़ने लगी है। एक रनवे के साथ शुरू होगा। फिलहाल ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। साल भर में यहाँ से 7 करोड़ यात्री सफर करेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका आज से उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद इसका शुभारंभ करेंगे। सरकार का लक्ष्य है साल 2040 तक 7 करोड़ यात्रियों के साथ नोएडा एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा। यहाँ टोटल 5 रनवे बनाए जाएंगे जहाँ से विमान उड़ान भरेंगे। और इस एयरपोर्ट उद्घाटन के चलते यूपी गाजियाबाद डीएम ने आज सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलाने को कहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। आज 28 मार्च को होगा टाइम्स फ्यूचर ऑफ मैटरनिटी समिट, जिसमें महिलाओं को प्रेगनेंसी से लेकर न्यू बोर्न बेबी केयर तक के विषयों पर जानकारी मिलेगी। ये समिट का आयोजन आज दिल्ली में किया जाएगा। वहीं बिहार सीतामढ़ी में आज रोजगार मेला लगेगा। 25 कंपनियां युवाओं को नौकरियों का मौका देगी। ये रोजगार मेला यहाँ आयोजित होगा। और उत्तराखंड में आज से शुरू होगा राज्य स्तरीय पैरालंपिक खेल कुंभ। 200 दिव्यांग खिलाड़ी लेंगे भाग। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी सरकार का प्लान है। 7वां वेतन आयोग और सरकारी नौकरियों समेत आज कई बड़ी घोषणाएं की जाएगी। 28 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह बंगाल विधानसभा चुनाव का बीजेपी का संकल्प पत्र यानी चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। वहीं पंजाब में आज एसजीपीसी 1500 करोड़ का बजट पेश करेगी, जिसमें धर्म प्रचार और शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। और खबर है उत्तराखंड में आज मनेगा अर्थ ओवर। 1 घंटे तक के लिए बंद रहेगी गैर जरूरी लाइटें। उत्तराखंड सरकार ने आज रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 1 घंटा अर्थ ओवर मनाने का निर्णय लिया, जिसके तहत प्रदेश भर में घरों की सभी गैर जरूरी लाइटों को और विद्युत उपकरणों को बंद रखने की अपील की गई है। सरकार का यह कदम लोगों में ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने के प्रति जागरूक करेगा। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की। आज 28 मार्च को अगले 24 घंटों तक 11 राज्यों में बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में। सबसे पहले इजराइल ईरान जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को 28 दिन हो चुके हैं। लगभग 1 महीना होने में आया है। इस बीच तेहरान पर भी बमबारी जारी है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले को फिलहाल 10 दिन तक के लिए टालने की बात कही है। इधर ईरान ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा हमारे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने कहा कि हम अब सैन्य कार्रवाई को और तेज करेंगे, यानी ये युद्ध खत्म होने के बजाय दिनों दिन और तनावपूर्ण होता जा रहा है। अब तक ईरान में 1900 से ज्यादा और लेबनान में 1100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और इजराइल में भी 18 लोगों की जान गई है। वहीं इजराइल अमेरिका के साथ युद्ध की वजह से ईरान में 82,000 से भी ज्यादा इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त हो गई। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं इन युद्ध के हालातों की वजह से। इस बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान जंग मसले को लेकर देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। हालांकि सरकार बोली कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये देखिए कुछ पॉइंट्स पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा। एक तो राज्यों को सप्लाई चेन दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। टीम इंडिया की भावना पर जोर दिया। पीएम बोले कि एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल इनकी जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं सभी राज्य। गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार के खिलाफ भी चेतावनी दी और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू संचालन को भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। और बीते दिन से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि लॉकडाउन लगा सकता है केंद्र। तो इन खबरों, सुर्खियों, चर्चाओं पर भी पीएम मोदी ने कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी ने ये साफ संदेश दे दिया है। मीडिया में सुर्खियों में चल रही अफवाहों पर सरकार ने विराम लगाया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, डर का माहौल न बनाएं। एक्चुअली पीएम मोदी ने इन युद्ध के हालातों पर कहा था कि हमें कोरोना काल की तरह इन चुनौतियों से निपटना होगा, तो इस वजह से लोगों को लगा कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन सरकार ने ये क्लियरिफिकेशन जारी कर दिया। और वहीं ईरान जंग के हालातों के चलते देश भर में कई जगहों पर अफवाहें फैल रही। इस वजह से पेट्रोल पंपों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये देखिए कुछ खबरें। पंजाब अमृतसर में पेट्रोल डीजल की खपत में 25 गुना उछाल आया। 15 पंप ड्राई हुए, अफवाहों से भीड़ बढ़ी। यूपी आगरा में भी पेट्रोल डीजल की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिए अफवाहों के चलते। कुछ ऐसे हालात अमेठी में भी देखने को मिला। अमेठी प्रशासन ने तो आदेश जारी कर दिया, अब डिब्बे या बोतल में, टीन, जरीकैन इस तरह के खाली आइटम में पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा, सिर्फ गाड़ियों में ही तेल भरा जाएगा। खुले बर्तन में पेट्रोल की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। यूपी लखनऊ में भी अफवाहों के चलते 2.5 गुना ज्यादा हुई पेट्रोल डीजल की बिक्री। क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता होगा एक दिन पहले नायरा कंपनी ने भी जैसे पेट्रोल के रेट 5 रुपए और डीजल के रेट 3 रुपए महंगे कर दिए हैं। क्योंकि ईरान जंग की वजह से जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत आ रही है, वैसे ही क्रूड ऑयल की सप्लाई कम होने की वजह से कच्चे तेल की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है और पेट्रोल डीजल में कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। तो इस वजह से सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 10-10 रुपए घटा दिया है। तो इस वजह से अच्छी बात यह है कि हमारे देश में कम से कम पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कच्चा तेल महंगा होने की वजह से पेट्रोलियम कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक घाटा हो रहा था। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दी। जो पहले 13 रुपए थी प्रति लीटर, वो अब सिर्फ 3 रुपए रह गई है। और जबकि डीजल पर तो पहले 10 रुपए ही थी, तो अब डीजल पर सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी वाला टैक्स है वो बिल्कुल भी नहीं लगे। सख्त आदेश दिया, कहा कि पेट्रोल डीजल फ्यूल की कीमतों की हर 15 दिनों में समीक्षा होगी। एनर्जी क्राइसिस के बीच सीबीआईसी का चेयरमैन का भी ये बयान देखने को मिला। और एलपीजी गैस पर भी सरकार ने एक और राहत दी है। अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का कोटा 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया है। स्टील, ऑटो और टेक्सटाइल सेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी। रेस्टोरेंट के बाद बड़े उद्योगों को 20% अतिरिक्त सप्लाई करेगी अब केंद्र सरकार। ये देख सकते हैं आप,
खिलाफ इस बारे में सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नोटिस भी जारी किया। और वहीं दोस्तों इन जंग के हालातों के बीच हमारे भारत के जम्मू कश्मीर से लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और ईरान में जो मदद भेजी, तो इस पर ईरान बोला कि भारतीय बच्चों का गुल्लक दान हम कभी नहीं भूलेंगे, ये हमारे लिए प्यार भरा तोहफा है। मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया लिख करके उन मिसाइलों को इजराइल पर छोड़ा ईरान ने। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर इस जंग को निपट लेंगे। ईरान संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी ये संदेश, ये नया बयान सामने आ रहा है। वहीं महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिम एशिया युद्ध का असर अब आपकी जेब पर देखने को मिलेगा। नमकीन, मिठाई और पानी की बोतलें भी महंगी होगी क्योंकि सप्लाई बाधित है दुनिया भर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो इसका असर अब महंगाई पर देखने को मिलेगा। और खबर तो ये भी आ रही है कि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण कच्चे माल की कीमतों में 300% तक का उछाल आया। इस वजह से मेडिकल की दवाइयां भी महंगी होने और सप्लाई कमी होने की आशंका है। इस बीच ईरान ने एक और बयान जारी किया, कहा कि अब तो हम किसी भी जहाज को हॉर्मुज रूट से गुजरने नहीं देंगे। IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट रूट को कम्प्लीटली बंद कर दिया है और US और इजराइल को कड़ी चेतावनी भी दी है। और इधर हमारे देश के विदेश मंत्रालय का कहना है कि हॉर्मुज रूट पर जो जहाज खड़े हैं, खाड़ी क्षेत्र में फंसे 20 जहाज और उन पर सभी 540 लोग सुरक्षित हैं। वहीं मिडिल ईस्ट संकट के बीच केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन हुआ है और ये जो ग्रुप है ये हमारे देश में ऊर्जा सुरक्षा, तेल गैस आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता पर मध्य पूर्व संकट के प्रभावों की निगरानी करेगा। वहीं बड़ी खबर आ रही है, IDF ने भी ईरान के नौसैनिक हथियार केंद्र पर भी बमबारी की, जिससे ईरान के मिसाइल उत्पादन ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। IDF यानी इजरायली सेना ने ईरान के नेवी हथियार केंद्र पर यह बड़ा हमला किया है। तो ये कुछ जंग के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, राजधानी दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने नया आदेश जारी किया। अब स्कूल में कक्षा में रील्स बनाने या शॉर्ट वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई है। न सिर्फ स्टूडेंट के लिए बल्कि शिक्षकों को लेकर भी सख्त नियम लागू कर दिया है। दिल्ली शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम पढ़ाई के माहौल को प्रभावित करने वाली शिकायतों के बाद उठाया गया है। तो छात्र, शिक्षक, कर्मचारी कोई भी इस तरह की वीडियो नहीं बना पाएंगे। ऐसा कुछ इसी तरह का नियम उत्तर प्रदेश में भी 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा। स्कूलों में अब स्टूडेंट के मोबाइल लाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र में एक तो प्रार्थना सभा में दैनिक अखबार पढ़ना अनिवार्य होगा और छात्रों के मोबाइल लाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में ये नया नियम लागू होने जा रहा। 1 अप्रैल से नो फोन पॉलिसी लागू होगी। वहीं देखिए यूपी में बिल्डरों की मनमानी पर भी यूपी की योगी सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया। हजारों घर खरीदारों को बड़ी कानूनी राहत मिलेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा ने रियल एस्टेट क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार करते हुए गैर पंजीकृत यानी अनरजिस्टर्ड प्रमोटरों को भी अपने दायरे में ले लिया है। तो इससे यूपी में रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी, है ना। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई 2.5 लाख की जाली करेंसी और हेरोइन बरामद हुई। तस्करों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। अटारी बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए ये पाकिस्तान की घिनौनी करतूत देखने को मिली है। वही खबर है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच बंगाल में तबादलों यानी ट्रांसफर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। चुनाव आयोग को देने पड़ेंगे दस्तावेज, हाईकोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रखा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान और चीन को टेंशन होने लगी क्योंकि भारत के रक्षा मंत्रालय ने S-400 मिसाइल सिस्टम समेत कई घातक हथियारों की खरीद को मंजूरी दी। दुनिया में चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के नए रक्षा प्रस्ताव मंजूर किए हैं और इसके तहत एक तो हमारी इंडियन एयरफोर्स को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलेगा, आर्मी को धनुष गन सिस्टम मिलेंगे। कुल मिलाकर इन नए हथियारों से हमारी भारतीय सेना की ताकत में इजाफा यानी बढ़ोतरी होगी। रक्षा मंत्रालय ने 2.38 लाख करोड़ के रक्षा सौदों पर मुहर लगा दी है। इंडियन आर्मी को क्या क्या नए वेपन्स मिलेंगे ये कुछ डिटेल्स जानकारी भी आप देख सकते हैं। तो सेना को नए हथियारों से ताकत बढ़ेगी, कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत होगा, सर्विलांस निगरानी मजबूत होगी, है ना। इसके साथ ही भारतीय सेना 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी खरीदेगी। अभी इन मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है, जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में भी हुआ था। तो अभी इंडियन आर्मी ये नई मिसाइल भी खरीदने जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब अमेरिकी डॉलर पर होंगे ट्रंप के हस्ताक्षर। 165 सालों में पहली बार अमेरिका के नोट पर होगा सिटिंग प्रेसिडेंट का नाम। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका में चलने वाले डॉलर के नोटों में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, जिन पर राष्ट्रपति ट्रंप का हस्ताक्षर होगा। अब नए कागजी नोटों पर छपेगा डॉलर, जो कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा। डॉलर पर दिखेगा ट्रंप सिग्नेचर। इसके अलावा अमेरिका में चलने वाले 24 कैरेट गोल्ड कॉइन पर भी अब ट्रंप की फोटो होगी। देखिए मतलब ट्रंप अब अमेरिका में तानाशाह की तरह फैसले लेने लगे हैं। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही दोस्तों। सोने में 3,263 रुपए की और चांदी में 13,000 रुपए की एक बार फिर से भारी गिरावट देखने को मिली। ईरान जंग की वजह से पिछले 28 दिन में सोना 16,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है, जबकि चांदी 45,000 रुपए तक नीचे आ चुकी है। इस गिरावट के बाद अभी चांदी का भाव 2,22,000 रुपए प्रति किलो ही रह गया, जबकि गोल्ड का प्राइस 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का भाव आप देख सकते हैं। और वहीं भारतीय रुपये पर भी एक बुरी खबर आ रही है। डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंचा रुपया। जी हाँ, एक बार फिर से भारतीय रुपये की वैल्यू में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रुपया 94.7 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस वित्त वर्ष में डॉलर के मुकाबले 10% तक गिर गया रुपया। पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड टूटा और रुपये की वैल्यू में इतनी गिरावट के चलते हमारे देश में विदेशी सामान जो है वो महंगे होंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते दिन रामनवमी के मौके पर हिंसा का माहौल देखने को मिला। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए, दुकानों में आगजनी हुई। भाजपा ने आरोप लगाया कि भगवा झंडा फेंककर सनातन धर्म का अपमान किया, इस वजह से ये हिंसा बढ़ गई है। वहीं इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी भाजपा और कांग्रेस विधायकों के बीच हाथापाई देखने को मिली,
क्योंकि कुछ विधायकों ने राहुल गांधी को पप्पू कहा था, तो इस वजह से विवाद पैदा हो गया। और वहीं जम्मू विधानसभा में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई की तस्वीर भी लहराई गई। मुख्यमंत्री बोले कि ईरान पर युद्ध थोपा गया। जम्मू विधानसभा में बीते दिन ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत को लेकर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में अब एक और फर्जी बाबा पकड़ा गया। इस पर भी रेप केस दर्ज हुआ। ये खुद को शिव का अवतार बताकर लड़कियों का यौन शोषण करता था। एक पीड़िता लड़की ने अशोक खरात की गिरफ्तारी से हिम्मत जुटाकर एफआईआर दर्ज कराई। देखिए इस तरह के असामाजिक तत्व बाबाओं का नाम बदनाम करते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में अब एक स्वयंभू बाबा के खिलाफ भी ये रेप केस का मामला दर्ज किया गया। देखिए जरा, जबकि हाल ही में इससे पहले महाराष्ट्र में एक और फर्जी बाबा भी पकड़ा गया था। ये 10वें फेल बाबा पूजा के नाम पर लोगों से मर्सिडीज और 6 करोड़ रुपए ऐंठने के भी आरोप है। इस पर लड़कियां सप्लाई करने के भी आरोप लग रहे हैं। देखिए जरा, क्या कहोगे दोस्तों आप ऐसे फर्जी बाबाओं के बारे में। चलिए फिलहाल देखिए खबर, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिली है। 11.413 अरब डॉलर घटकर अभी 698.346 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है भारत का फॉरेक्स रिजर्व है। और बड़ी खबर आ रही है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 3 सार्वजनिक बैंकों पर लगभग 2 करोड़ 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने के चलते रिजर्व बैंक ने यह जुर्माना लगाया है, जिसमें एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर केवाईसी के नियमों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है रिजर्व बैंक ने। चलिए खबर आ रही, चंडीगढ़ में एयर शो का आयोजन हुआ। फाइटर जेट से तिरंगा बनाया गया, डायमंड और एक की आकृति भी बनाई। आसमान में भारतीय वायुसेना के जांबाज जवानों ने आसमान में करतब दिखाए। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में बम ब्लास्ट की साजिश करने वाला और रेकी करने वाला शख्स पकड़ा गया। पाकिस्तानी डॉन इसे ऑर्डर दे रहा था। दूसरे राज्यों में भी धमाकों के लिए इसने वीडियोस वगैरह बनाए थे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को यह बड़ी सफलता मिली है। वहीं खबर आ रही है, वीवीआईपी ट्रेवल वाले एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स के लिए अब सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। डीजीसीए ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया और मौसम की सही जानकारी लेने को भी कहा है। ये तस्वीर है महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार का जो निधन हुआ था, उनके हेलीकॉप्टर क्रैश किए हैं। तो इस घटना के बाद अब डीजीसीए की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है और नई एसओपी में क्या क्या बातें बताई गई है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब में वेरका डेयरी के जीएम समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, क्योंकि इन्होंने सेना को जो दूध पाउडर भेजा था उनके सैंपल फेल हो गए। 125 मीट्रिक टन की खेप वापस लौट आई। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में बनेंगे टेक्सटाइल पार्क। नए प्रस्ताव फिलहाल नहीं रखे गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई, किन किन राज्यों में बनाए जाएंगे देख सकते हैं आप। और बड़ी खबर आ रही, विदेशों में अब तेल बेचना हुआ महंगा, सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार ने तेल निर्यात यानी एक्सपोर्ट करने पर 21.5 रुपए तक की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, ताकि घरेलू सप्लाई बनी रहे। हालांकि आम जनता को राहत देते हुए एक्साइज ड्यूटी को डीजल पर 0 कर दिया, पेट्रोल पर भी 10 रुपए कम किया। मैंने आपको बताया था अपडेट, तो इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। वहीं खबर आ रही है, इंस्टाग्राम फेसबुक समेत सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकार ने सख्त फरमान जारी किया। अब एआई पोस्ट पर लेबल लगाना जरूरी होगा और कोई भी फेक कंटेंट पोस्ट किया जाता है तो उसे 3 घंटे में हटाना होगा। डीप फेक कंटेंट पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। और खबर है दोस्तों, मणिपुर राज्य में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली। कुकी उग्रवादियों ने सेना की चौकी को निशाना बनाया, सुरक्षा बलों ने 6 बंकर भी ध्वस्त किए। वहीं खबर है, गुजरात एहसात क्षेत्र कानून में संशोधन किया है सरकार ने। कलेक्टरों को संपत्ति कब्जाने तक की व्यापक शक्तियां दी गई। गुजरात विधानसभा में ये नया कानून भी पारित हो चुका है। और महिला पुरुष के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि शादीशुदा पुरुष भी लिव इन में रह सकता है, ये कोई अपराध नहीं है। हाईकोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि फैसले नैतिकता से नहीं बल्कि कानून से होते हैं। और इस केस पर सुनवाई करते हुए एक कपल की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर शादीशुदा आदमी किसी बालिग महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव इन में रहता है तो ये कोई अपराध नहीं है ऐसा। वहीं खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान दिया। कहा कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गुप्त गठबंधन है। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बड़ा हादसा हो गया। ट्रेलर से टकराई पिकअप वैन, 8 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग कौशाम्बी में मुंडन करा करके लौट रहे थे, तो ये श्रद्धालुओं की पिकअप ट्रोले में घुस गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 महिलाएं 3 बच्चे हैं। और एक बड़ा हादसा मध्य प्रदेश में भी हो गया। देखिए ग्वालियर में स्कॉर्पियो ने ऑटो को मारी टक्कर, जिसमें 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। यूपी प्रयागराज में भी एक बड़ा हादसा हो गया। गंगा नहाने गए 7 लड़के डूबे, 2 की मौत हो गई, 3 को बचाया गया, 2 की तलाश अभी भी जारी है। और गुजरात की ये बड़ी ही शर्मनाक घटना देखिए। एक लिव इन पार्टनर महिला की दोनों बेटियों से सौतेले बाप ने दुष्कर्म किया। दोनों नाबालिग बच्चियां गर्भवती हो गई। अब कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोनों का गर्भपात कराया जाएगा। देखिए जरा ये मामला, ये महिला अपने पति से दूर किसी और शख्स के साथ लिव इन में रह रही थी, अपनी दोनों बेटियों को साथ में लेकर। तो इस शख्स ने उन दोनों बेटियों के साथ भी दुष्कर्म किया। देखिए आप, ऐसे असामाजिक तत्वों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप ऐसे जिन्होंने लोगों के बारे में? आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर।